हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने कहाँ तक बात किया है? वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंक्रीमेंट। ठीक है, sp3 कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच होने के वजह से जो इंक्रीमेंट होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम लोग ना एक मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे एंड वहाँ पे वी विल लुक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड उसको ना उसका केमिकल शिफ्ट क्या होगा, उसका इंटेंसिटी कैसी होगी, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो वी हैव दिस मॉलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देख के ये पता लगाना है कि इसमें कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सो यहाँ पे दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रोटॉन, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है दैट आई हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नाउ सो लेट अस classify this as category number 1, this as category number 2 and this as category number 3. अब क्या करेंगे, अब हम एक एक कैटेगरी को सबसे पहले देखेंगे एंड देन वी विल dig deeper into that. Okay, so in category number 1 क्या है, we have CH3. so as we know CH3 का base value is 0.9 ppm. ठीक है, ये उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है. ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है, ये CH3 के साथ अटैच्ड क्या है. सो आई कैन सी कि इसके साथ ना एक CO ग्रुप अटैच्ड है. अब याद करो, अगर हमारा इसके साथ sp3 कार्बन के साथ एक CO ग्रुप अटैच होता है देन इंक्रीमेंट इज बाय 1 ppm, isn't it? तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, +1 ppm कर देंगे एंड दस आई विल गेट 1.9 ppm. ठीक है, सो इसका मतलब ये 3 जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसका जो केमिकल शिफ्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 1.9 ppm. ओके, सो अब हम सेकेंड कैटेगरी को देखेंगे. दिस इज द सेकेंड कैटेगरी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव टू प्रोटॉन्स ऑफ सेम, दीज आर 2 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन. ठीक है, अब व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट CH2, sp3 हाइब्रिडाइज CH2. तो इसका बेस वैल्यू क्या होगा, 0.9 के साथ आप सिंपली ऐड कर दोगे 0.4 को, सो इट विल कम आउट टू बी एज 0.3. सो इसका बेस वैल्यू विल बी 1.3 ppm. ठीक है, सो बेस वैल्यू यहाँ का है 1.3 ppm. अब देखो इसके साथ ना 2 CO ग्रुप अटैच्ड है दोनों साइड से. ठीक है, दोनों तरफ से 2 CO ग्रुप इज अटैच्ड. ठीक है, सो एक के लिए 1 ppm का इंक्रीमेंट होगा, दूसरे वाले के लिए एक और 1 ppm का इंक्रीमेंट होगा. दस वी विल बी लेफ्ट विथ 3.3 ppm. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस द थर्ड वन. यहाँ पे क्या है, CH3 है, सो बेस वैल्यू इज 0.9 ppm. उसके साथ साथ देखो इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद O, यानी दिस इज काइंड ऑफ एस्टर, हम इसे एस्टर बोल सकते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस एज द R ग्रुप. ये CO है एंड O है एंड इसके साथ ही अटैच्ड है. सो आपको पता होगा, लाइक यहाँ पे भी दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक दिस एंड इस O के साथ अगर कुछ CH3 sp3 हाइब्रिडाइज का कोई भी ग्रुप अटैच्ड है देन दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 3 ppm. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने वाला है बाय 3 ppm. ठीक है, इसके वजह से. सो दस इसका क्या हो जाएगा, 3.9 ppm. सो यहाँ के जो 3 प्रोटॉन्स है उसका जो केमिकल शिफ्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 3.9 ppm. ठीक है, अब हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोटॉन्स है एंड उसके जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भी है हमारे पास. ठीक है, दीज 3. अब हम इसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द प्लॉट. यहाँ पे इंटेंसिटी है 0 ppm. ये दिस स्टैंड्स फॉर TMS. व्हाट इज TMS इज नथिंग बट टेट्रामिथाइलसिलेन. ठीक है, टेट्रामिथाइलसिलेन का हम लोग ने क्या पकड़ा था, द केमिकल शिफ्ट इज नथिंग बट 0 ppm. ओके, नाउ 0 पार्ट्स पर मिलियन. अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटॉन जो है, इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इट इज़ नथिंग बट 1.9 ppm एंड इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स. तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे आएगा. ठीक है, दिस इज 0. जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज इंक्रीजिंग. ठीक है, ये ऐसे होगा कुछ, राइट. ओके, उसके बाद ना यहाँ पे इट इज़ 3.3 ppm. ठीक है, जहाँ पे हमारा 2 प्रोटॉन्स है, मतलब ये वाला पार्ट. सो ये कुछ ऐसे होगा एंड जो कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, राइट. उसके बाद वी हैव 3.9 ppm, here we have 3 प्रोटॉन्स. तो इसका और इसका इंटेंसिटी जो है सेम होगा लेकिन दिस इज गोइंग टू बी 3.9. ठीक है, समझ में आया. इस साइड वाले जो है दैट इज डाउन फील्ड. ठीक है, और ये वाला क्या है, दीज आर अप फील्ड. अप फील्ड क्यों, क्योंकि ये सब में ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना क्लोजली अटैच नहीं है. एज अ रिजल्ट आपका जो एनर्जी गैप है बिटवीन अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट दैट इज़ नॉट दैट मच. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच नहीं है तो यहाँ पे शील्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. शील्डिंग ज़्यादा हो रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज़ B इफेक्टिव का जो
मतलब बी इफेक्टिव कम हो जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है, एज अ रिजल्ट एनर्जी गैप इज डिक्रीजिंग, दस आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप लेफ्ट साइड जाओगे उतना ज़्यादा डाउन फील्ड होगा, प्लीज़ रिमेंबर दैट। एंड अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो उतना ज़्यादा अपफील्ड होगा। अपफील्ड मीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपफील्ड? अपफील्ड मतलब ज़्यादा अमाउंट में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउनफील्ड? डाउनफील्ड सिंपली मीन्स कि आपको कम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा उतना ही ज़्यादा डाउनफील्ड होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपका लेफ्ट की तरफ होगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फील्ड अटैच्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका राइट की तरफ होगा एंड उतना ज़्यादा अपफील्ड होगा, ठीक है। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। सो ये वाला ग्राफ पूरा क्लियर हो गया एंड वी आर काइंड ऑफ क्लियर कि कैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर देख के एलुसिडेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया होगा देन वी कैन प्लॉट द ग्राफ, राइट। हम ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू किसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हियर वी हैव OH। अब यहाँ पे देखो ये H जो है ना, ये प्रोटॉन जो है इट इज़ अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका जो केमिकल शिफ्ट होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई, ठीक है। और ये क्या होने वाला है 10 to 12 पिको, नॉट पिकोमीटर, 10 to 12 पार्ट्स पर मिलियन, ओके। अब जनरली हमने क्या देखा है कि जब हमारा CsP3 वाला जो कार्बन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3, इट कैन बी CH2, ये जब कोई भी कार्बन कंटेनिंग ऐसे वाले कोई भी ग्रुप के साथ अटैच्ड हो देन जनरली द इंक्रीमेंट इज बाय 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ केसेस में ना थोड़ा सा अलग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव एसिटिलेनिक प्रोटॉन, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा आपका दैट इज अटैच्ड विद एसिटिलीन ग्रुप। एसिटिलीन मतलब नथिंग बट अल्काइन, ठीक है, अल्काइन के साथ अटैच्ड हो, या अगर वो आपका विनाइल के साथ अटैच्ड हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनाइलिक? विनाइलिक मतलब यहाँ पे आपका प्रोटॉन है एंड इट इज अटैच्ड विद अ एल्कीन, ओके, नॉट अल्काइन, एल्कीन, ठीक है। ये होने पे ना इट इज़ गोइंग टू बी 5 to 6 ppm। या फिर आपका जो प्रोटॉन है वो एरोमेटिक हो, यानी कुछ ऐसा हो, ये बेंजीन वाला प्रोटॉन, ठीक है, इसमें ना 7 होता है, 7 ppm होता है। आई विल कम टू दिस लेटर। या फिर आपका अगर एल्डिहाइडिक हो, ठीक है, तो उस टाइम ना हमें ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है, इतना हाई जो इंक्रीमेंट है, या फिर हाई हो या लो हो, तो यही इसी के बारे में वी आर गोइंग टू रीड, ओके। सो इवन द अटैच विद कार्बन हैज़ एक्सेप्शनली हाई वैल्यूज़। तो यहाँ पे ना यह जो हाइड्रोजन है ऑल दीज आर अटैच विद कार्बन ओनली, कोई भी मतलब अलग से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, इट इज़ अटैच विद कार्बन ओनली। लेकिन जो हमने देखा था कि जब हमारा CH3 था, CH2 था, जहाँ पे कार्बन वॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द वैल्यू वॉज क्वाइट लो, राइट, 0.9 ppm, नहीं तो हो गया लाइक 1.3 ppm, काइंड ऑफ लाइक दिस। बट ऐसे वाले केस में क्या दिखाई देता है हमें कि ये सब कार्बन के साथ ही अटैच्ड है, लेकिन द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज एक्सेप्शनली हाई। अब ये किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, व्हाट इज डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। अब होता क्या है, यहाँ पे द केमिकल शिफ्ट आर डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अप्लाइड फील्ड। तो मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी होता है ये जो है आपका ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू का, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट लेट अस लुक एट बेंजीन। तो बेंजीन का ना आप ये बात मानते हो कि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर ऐसा रहेगा एंड नीचे ऐसा रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, काइंड ऑफ इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड above the benzene and below the benzene, kind of like this. अब ये if the electron cloud is like this, as you know electron is a charged particle, तो obviously it will have a magnetic field attached to it, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो magnetic field होगा उसका जो orientation होगा it will be kind of this way, ठीक है, समझ में आ रहा है, it is going to be kind of this way, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोवाइड करी है एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दिस इज काइंड ऑफ दिस वे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो ऐसा है। अब ध्यान से देखना ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका ओरिएंटेशन इज समथिंग अबव, ऐसे है, राइट। ये हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, ये इस तरफ है डायरेक्शन,
और जो एक्सटर्नल आपने प्रोवाइड करी है वो भी ऐसे ऊपर है, राइट। तो क्या होता है, ये ओरिएंटेशन ना आपस में मैच कर रहा है, इजंट इट। ये ओरिएंटेशन आपस में मैच कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, पहले हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, यानी उसे क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना अपोज नहीं, यहाँ पे ये उसे और मतलब ये उसे और क्या कर रहा है, ये उसे और एनहांस कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अपोजिंग, इट इज़ रादर एनहांसिंग। तो ये एनहांस करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे शील्ड तो नहीं होता है बल्कि यहाँ पे डी शील्ड होता है। बात समझ में आ रहा है, शील्ड तो नहीं होता है बल्कि यहाँ पे एनहांस होता है। आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ये हाइड्रोजन वाला एरिया देखना पड़ेगा, डोंट एवर लुक दिस पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट मत देखना, जहाँ पे हाइड्रोजन है उस वाले रीजन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड आपने जो एक्सटर्नल प्रोवाइड करी है दैट टू इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एनहांसिंग योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज डी शील्डिंग, दिस इज नॉट शील्डिंग, दिस इज डी शील्डिंग। तो यहाँ पे जो कि आपका ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ कार्बन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। आपका जो इस चीज़ को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। तो अब ये डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी की वजह से एक्सेप्शनली डीशील्डेड हो रहा है आपका जो प्रोटॉन है, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है दैट इज इंक्रीजिंग। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस, ठीक है। सो देखते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज इंड्यूस्ड field reinforces and does not oppose the external magnetic field. इलेक्ट्रॉन के लिए जो induced field है that reinforces the magnetic field and doesn't oppose it. So applied field is de-shielded. Okay? thus आपका जो chemical shift value है वो बढ़ जाता है, that increases. I hope यहाँ तक सब कुछ clear है. Now let us look at this. तो यहाँ पे देखो, so we have this benzene, दिस इज नॉट, वी हैव टोलुइन, ओके। सो देखो यहाँ पे दो अलग अलग दो टाइप के प्रोटॉन है, एक तो डायरेक्टली जो बेंजीन के साथ अटैच है, दूसरा यहाँ पे CH3 मिथाइल प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी नथिंग बट 0, दिस इज नथिंग बट CH3, राइट, ये CH3 है। अब इसका जो बेस वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 0.9, और हमने क्या देखा था, इफ़ दैट इज अटैच्ड विद एन अराइल ग्रुप, अगर ये अराइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो इंक्रीमेंट कैसे होता है, 1.5 से इंक्रीमेंट होता है। तो आपका इसका जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 2.4 ppm, राइट। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन के जितने भी सारे प्रोटॉन्स हैं ना, उसका जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी 7 to 8 ppm। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ना यहाँ पे अच्छा खासा एक एग्जाम्पल देखते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की क्या होने वाला है। सो लेट अस हैव अ लुक। अब क्या है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ अब आप ये बात मानते हो कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एज अ रिजल्ट आपका जो शील्डिंग है वो घट जाएगा और आपका जो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है दैट विल इंक्रीज। सो वी हैव टू लुक फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। डोंट लुक एट दिस, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे क्या है, वी हैव नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड दोनों तरफ से, ठीक है। पैरा पोजिशन में वी हैव नाइट्रो ग्रुप अटैच, ठीक है। अब क्या है, एज वी नो दैट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस बेंजीन के जो प्रोटॉन है ना उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या है हमारे पास, वी हैव COOH ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। देखो, ठीक है, ये अटैच्ड है। अब हमें क्या पता है कि ये ना इसका ये भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इट इज़ नॉट एज गुड एज दिस नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। ये वाले लोन पे यहाँ आ जाते हैं, ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन होने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होता है, दस दिस इज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिस इज़ नॉट दैट गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफ आई टॉक अबाउट कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी केमिकल शिफ्ट इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज, लेकिन
8.48 नहीं बनने वाला है, उससे कम बनने वाला है, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, हियर वी हैव OH, ठीक है। आई हैव एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। आई हैव एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन ये इस हद तक इतना इंक्रीज नहीं होने वाला है, उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई एम हैविंग ग्रुप CN, ठीक है। अब CN भी इट कैन ऑल्सो शो माइनस आई इफेक्ट, तो उसकी वजह से देखो इट इज़ आपका जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 8.10, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना हमारे पास ऐसा है CF3 अटैच्ड है, ठीक है। अब CF3 अटैच्ड है, सो ऑब्वियसली दिस इज मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपका जो कार्बन हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज शोइंग यू वेरी हाई माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आपका जो केमिकल शिफ्ट है वो थोड़ा तो इंक्रीज करेगा फ्रॉम 7, बट ये 8 तक नहीं पहुंचेगा बिकॉज दिस इज माइनस आई इफेक्ट, एंड व्हाट वी नो माइनस आई इफेक्ट इज लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू माइनस M इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस लुक एट दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा, क्या होता है ना कि ये हैलोजन जो ग्रुप है वहाँ पे ना हमारे पास दो टेंडेंसीज होता है। सबसे पहला इट शोज यू माइनस आई एंड इट शोज यू प्लस एम बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट इन द हैलोजन एटम्स, एंड माइनस आई क्योंकि ये सारे हैलोजन एटम्स काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं ना, हमारा जो ओवरलैपिंग टेंडेंसीज है वो घटता जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड है विद बेंजीन, यहाँ पे अगर हमारा प्लस M हो भी गया देन द ओवरलैप इज गोइंग टू बी 2p2p ओवरलैप, राइट। 2p2p के बीच में ओवरलैप होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा ओवरलैप है। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे जहाँ पे F अटैच्ड है ना, वहाँ पे दैट इज गोइंग टू शो यू सम अमाउंट ऑफ प्लस M इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज F इज अटैच्ड, बिकॉज फ्लोरीन इज अटैच्ड, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, क्लोरीन, जब आप फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन को अटैच कर दोगे तब क्या होता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। ऑब्वियसली फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑब्वियसली गोइंग टू डिक्रीज, लेकिन उसके साथ साथ प्लस M इफेक्ट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप 3p से 2p तक होगा, बिकॉज क्लोरीन 3p से 2p में ओवरलैप हो रहा है। समझ में आ रहा है? कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 3p। एज अ रिजल्ट जितना आप इस साइड जाओगे, मतलब जितना आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाओगे, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, राइट, बट ओवरलैपिंग टेंडेंसी विल ऑल्सो डिक्रीज। यानी बट अब देखना पड़ेगा कि कौन से ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब डोमिनेट क्या करता है, डोमिनेट करता है ओवरलैपिंग टेंडेंसी का डिक्रीज जो हो रहा है, दैट डोमिनेट्स, बिकॉज यू नो माइनस आई प्लस M में जनरली आपका प्लस M डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेट करता है दैट इज ओवरलैपिंग टेंडेंसीज। यानी इसका मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन लाओगे, उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग टेंडेंसी जो घट रहा है दिस विल डोमिनेट, एंड एज अ रिजल्ट जितना ज़्यादा आप इस साइड जाओगे उतना ज़्यादा आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगा, इट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? उतना ही ज़्यादा आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू विल इंक्रीज। नाउ लेट अस लुक एट सम अदर एग्जाम्पल्स। लाइक यहाँ पे ना हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव NH2 अटैच्ड, I have OH attached, I have OCH3 attached and I have CH3 attached. अब देखते हैं कौन सा क्या करेगा। NH2 will do nothing but plus M, OH will ये भी प्लस M करेगा, OCH3 भी प्लस M करेगा एंड CH3 will do nothing but हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सारे के सारे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब देखो, देखते ही पता चल रहा है दैट NH2 ग्रुप इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है ऑक्सीजन से। एज अ रिजल्ट NH2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट इज द रीजन वाई NH2 का प्लस M इफेक्ट सबसे अच्छा होगा। तो प्लस M इफेक्ट अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छा कर रहा है, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू हैव लेस केमिकल शिफ्ट, राइट। दिस इज गोइंग टू हैव लेस केमिकल शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा ये। सो सबसे लेस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज दिस, ठीक है। अब वी हैव दिस टू थिंग, दैट इज एक हमारे पास OH है एंड एक हमारे पास OMe है। नाउ अगर आप देखोगे तो प्लस M इफेक्ट किसका बेहतर होता है, प्लस M इफेक्ट इज बेटर इन केस ऑफ OH। OH का प्लस M इफेक्ट इज बेटर। नाउ अगर आप सोच रहे हो वाई सो, दिस इज बिकॉज ऑफ नथिंग बट NBEPR, दैट इज नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैंने अटैच किया है OH को, ठीक है। अब दिस इज द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस में हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है,
एंड बेंजीन के साथ मैंने अटैच किया CH3 ग्रुप को, ठीक है। अब आप पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में क्या होता है, हमारे पास ना ऑक्सीजन है विच इज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एंड हमारे पास उसके ग्रुप में एक तो हमारे पास है आपका बेंजीन एंड दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। अब बेंजीन और हाइड्रोजन में उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होने वाला है, इजंट इट। तो यहाँ पे ना ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये बेंजीन के साथ ये हाइड्रोजन का जो रिपल्शन है दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी छोटा है, समझ में आ रहा है। लेकिन फॉर दिस केस, इस केस में क्या होने वाला है, ऑक्सीजन इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये NBPR जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन दैट इज ओनली इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल जब आपका जो एलिमेंट है, जो सेंट्रल एटम है दैट इज अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट और आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तभी आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन लगने वाला है। अब सेकंड केस में देखो, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, लेकिन उसका जो ग्रुप है, उसका जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज बेंजीन इन वन साइड एंड अनदर साइड इज CH3। अब दोनों ही बल्कि है, एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, एक रिपल्शन होने वाला है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज करता है तो आप मानते हो कि S कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो S कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दस आई कैन से कि यहाँ पे PHOH और PHOMe दोनों में से PHOMe का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है, मतलब S कैरेक्टर भी इसका ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो S कैरेक्टर है ये भी ज़्यादा है। अब परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। दस समझते हो कि PHOMe का S कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसका S कैरेक्टर ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट इट विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज गुड एज OH। तो इसका मतलब इसका जो प्लस M इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन दैट ऑफ OH। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस M ऑफ OMe इज गोइंग टू बी लेसर देन दैट ऑफ प्लस M ऑफ OH। आई होप बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो जो कि आपका प्लस M ऑफ OH इज गोइंग टू बी मोर, दैट इज द रीजन। इसके बाद आपका जो आने वाला है केमिकल शिफ्ट राइट आफ्टर NH2 इज नथिंग बट OH, ठीक है। अब OH से भी बड़ा होगा फॉर OMe, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा किसका होगा, CH3 का, बिकॉज CH3 इज शोइंग यू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्वियसली लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लस M, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया हो, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है।